जी सर। सही है। अच्छा, ओके जी। अच्छा, ऐसा है कि आप ना अभी साथ साथ थोड़ी थोड़ी जरा आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है यार। आपने ठीक है। अपने वर्ड्स में थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। आपने नो डाउट अभी यार क्वेश्चंस तो आप शायद मुश्किल ही होंगे जब तक हम थोड़े से स्टैंडर्ड ना पढ़ लें कि आप उनको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकें। कुछ थोड़े बहुत जाम हल्के फुल्के होंगे जो एग्जाम किट के, मैं ट्राई करूंगा कि हम साथ में करते रहें। जी लेकिन जी। यह है कि जो एटलीस्ट जो थ्योरेटिकली जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, जिस तरह जो हमारा नॉलेज है, इसको जरा ठीक थोड़ा है। सा एक्सप्लेन करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल आज हम लोगों ने मेरे ख्याल से, अच्छा जी, जो हम लोग डिफरेंट अभी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के, पहला हमने पढ़ा पर्पज जी, जनरल पर्पज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और फिर हम लोगों ने उसके बाद बात की थी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। फिर हम लोगों ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग एंटिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर बात की है, ठीक है। तो इसी तरह आज हम लोग जो उसका नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टडी करने लगे हैं, जिसमें हम लोग जो एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उनको जरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इनको जस्ट आप हर चैप्टर को अपनी वर्डिंग्स में जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उतनी अंडरस्टैंड, और करना आपने ऐसा है कि आपने इसको वर्ड पे टाइप करना है, ठीक है। आपने इसको मैनुअली नहीं लिखना, बॉल पेन नहीं यूज करना, आपने इसको वर्ड पे टाइप करना है। क्योंकि आपको जी एग्जाम आना है, ऑनलाइन एग्जाम आना है, और ऑनलाइन एग्जाम में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, लिखनी है आपको, सही है। जी। तो उसके लिए आपकी अभी से अगर प्रैक्टिस बिल्डअप होगी, अच्छी जरा स्पीड आप होगी, तो तभी बात बनेगी। क्योंकि एग्जाम में अगर आप कहेंगे एग्जाम से एक महीना पहले या कुछ दिन पहले आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे और आपकी स्पीड, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। जी तो जी। मेरे ख्याल से आपका पहले शायद इस तरह का एग्जाम, आई डोंट नो कि कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये है कि ताकि आपकी इतनी एक बिल्ड हुई हुई हो स्पीड, कि अगर आपको जब एग्जाम में ये चीजें करनी पड़े तो आपको फिर ये मुश्किल ना हो, राइट। ठीक है जी जी। जी सर। अच्छा, और बेशक आप उसको अपनी वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करने के बाद बेशक मुझे जरा शेयर भी करते जाइएगा, मैं जरा देख भी लूंगा, ठीक है, कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर उसमें कोई ऐसी चीज हुई फर्दर जो मैं समझूंगा कि नहीं, इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर दें, तो वो फिर मैं आपको साथ में गाइड भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये जी जी। जी। अच्छा, कल मैंने आपको एक जैस कैश का अपना अकाउंट नंबर शेयर किया था, उसको इग्नोर ठीक है। कर दीजिएगा। असल में यार मेरी ना जैस कैश में आई डोंट नो, मुझे अब पता नहीं है किस चीज़ की कोई सब्सक्रिप्शन चल रही है। तो उसमें जैसे ही कोई फंड्स आते जाते हैं वो फौरन से सबसे पहले मेरी सब्सक्रिप्शन चार्ज हो जाती है। अब वो पता नहीं है किस चीज़ की सब्सक्रिप्शन है। वो सर ठीक, कांटेक्ट करके उसको कैंसिल करवा लेना था। सॉरी। उनको कांटेक्ट करके कैंसिल करवा लेना था। जो भी सब्सक्रिप्शन है नहीं वो मैं, डीएक्टिवेट हाँ करवा लेना। हाँ, नहीं वो मैं कैंसिल करवा दूंगा। असल में मैंने यूज जो कभी नहीं की, उसमें फंड्स जो कभी नहीं डलवाए, तो इसीलिए वो फिर मैंने कभी इतना बॉदर भी नहीं किया। तो आपको ना मैंने अभी इजी पैसा का एक और नंबर भेजा, मेरी मिसेस का अकाउंट नंबर है, ठीक है, तो फिर आप उसमें जी भेज जी। दीजिएगा, ठीक है, उसमें करवा दीजिएगा, ठीक ठीक है, है। एक्चुअली साहब वो मेरी मिसेज है, उन्होंने ट्रांसफर करना है। सही। लेकिन वहाँ पे अभी वो, वहाँ पे वो गाँव में है, वहाँ पे वो है नहीं, ठीक बैंक है, नहीं है वहाँ पे नजदीक। ठीक ठीक है। तो इसलिए कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो वो मैंने इसीलिए वो फिर मेरी मिसेस का जो इजी पैसा है वो मैंने आपको शेयर कर दी है। आप जी उसमें उसमें फिर करवा दीजिएगा। ठीक है पाकिस्तान सर। में कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? फैसलाबाद से। कहाँ से? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। जी जी। अच्छा, सही। अच्छा जी, चलें, अब आगे चल लेते हैं। हम लोग ने आज बात करनी थी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। देखिए, मैंने आपको याद होगा जब हम लोगों ने फर्स्ट डे, पहले वेरी फर्स्ट डे जब हम लोगों ने बात की थी, और हम लोग जब बात कर रहे थे प्राइमरी यूजर्स के इंटरेस्ट की, तो हमने क्या कहा था कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में होगा जी? उसका इंटरेस्ट होता है आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज में, जिसको मैंने आपको क्या कहा था कि वो यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज मींस वो एसेट्स की बात कर रहा है। उसने वहां पे वर्ड यूज किया था उसके इंटरेस्ट के लिए क्लेम्स का, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर लाइबिलिटीज की बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसने बात की थी कि प्राइमरी यूजर्स का इंटरेस्ट होता है चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स,
तो मैंने आपसे कहा था कि ये अब इक्विटी की बात कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन, उसने जो एक और चीज बताई थी वो उसने कहा था कि इसके अलावा उसका इंटरेस्ट होता है परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो वो मैंने आपसे उसको बताया था कि वो अब प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो जाहिर है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में आपकी इनकम और एक्सपेंसेस ये दोनों आपकी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के एलिमेंट हैं। अच्छा, अब जरा इसको जब समझेंगे तो आपने एक तो ये चीज करनी है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन जरा जहन में रखिएगा। क्या है जी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन? जी, एसेट्स एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, राइट जी, ऐसा ही है जी जी। जी जी और याद रखें, जब हम लोग कहते हैं ना एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, खैर चलें आगे, आपको थोड़े इस बात का आइडिया भी है, ठीक है। तो इसको जरा ये समझना है, ये जो दोनों साइड्स है ना ये किस चीज को रिप्रेजेंट, किस चीज को करती है। लेकिन आपकी ये वाली जो साइड है ना इक्वेशन की, ये आपकी फाइनेंसिंग साइड है, ठीक है, सही है जी। जी जी, फाइनेंसिंग मींस जहां से आपको फंड्स आने हैं, राइट। जी और ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड इक्वेशन की, ये आपकी बताती है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है जी। आप फंड्स अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं, राइट जी, बात समझ आ रही जी है जी। जी जी इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ब्रेक नहीं कर रहा, इसको मैं अगर थोड़ा सा और अगर ब्रेक कर लूं तो वो शायद और ज्यादा डेप्थ में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। हम लोग वर्किंग कैपिटल का एलिमेंट भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैं उसमें भी नहीं जा रहा क्योंकि वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है कि उसको डिस्कस करें। राइट नाउ आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशन देखें तो आपको इतना पता होना चाहिए कि लायबिलिटी और इक्विटी वो क्या है, वो आपकी फाइनेंसिंग साइड है। और अगर आप एसेट्स की साइड देखेंगे तो ये आपकी वो साइड है जहाँ पे आप उस फाइनेंस का को यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट, ऐसा ही। जी अच्छा, अब ना जी आ जाते हैं डेफिनेशन पे। ये डेफिनेशन आपने बेशक इसको मेमोराइज कर लें, ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी ये, ठीक है, ये चीज जी जी। अंडरस्टैंड तो आप करेंगे, ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए भी पहले मेमोराइज भी आप इसको साथ करें, ठीक है। क्या जी, पहले ही बात वो क्या कह रहा है, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है जी। इकोनॉमिक रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक रिसोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने फर्दर इकोनॉमिक रिसोर्स की भी आपको कुछ डेफिनेशन यहाँ पे छोटी सी दी है, राइट। क्या जी कहता है, अ राइट दैट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है जी। आपको ऐसी चीज का राइट, ठीक है, जिसपे पोटेंशियल हो, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोड्यूस करने का, ठीक है। और अब अगर आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स में अब फर्दर उसने बता दिया कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसकी क्या मुराद है जी। कैश फ्लो सच एज रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सच एज बाय ट्रेडिंग सेलिंग गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। क्या करें जी, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है ना, ठीक है, आप सेल कर रहे हैं, तो सेल करते हैं तो क्या करते हैं जी, डेफिनेटली रिसीवेबल जनरेट होंगे, रिसीवेबल्स नहीं होंगे तो कैश जनरेट होगा, ठीक है। दोनों चीजें ठीक है, दोनों आपके एसेट हैं, जी राइट, बात समझा रही है, ठीक है। जी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं आपके, ठीक है जी। जी तो ऐसा राइट, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल हो कि वो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोड्यूस कर सके। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स में वो क्या बता रहा है जी, कैश फ्लोज हो सच एज रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट सोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो, ठीक है, सच एज ट्रेडिंग सेलिंग गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, सेल की बात कर रहा है, रेवेन्यू की बात कर रहा है। या फिर कहता है रिडक्शन और अवॉइडेंस ऑफ लाइबिलिटी सच एज पेइंग लोन्स, ठीक है, कि आपके लोन्स अगर पे हो रहे हैं, ठीक है, आपकी लायबिलिटी कोई रिड्यूस हो रही है, ठीक है, तो वो भी आपका इकोनॉमिक बेनिफिट है ना जी, मैं ठीक कह रहा हूँ, हाँ जी, जी सही है। बिल्कुल अच्छा, तो अब अगर ये बेनिफिट्स अगर प्रोड्यूस करने के लिए पोटेंशियल है उस राइट में, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है। और ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जो हम कह रहे हैं प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, एंटिटी कंट्रोल करती है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, ठीक है। जी रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट का मतलब क्या है जी,
कि आपका कोई पास्ट इवेंट कोई अकर हुआ जिसकी वजह से वो आपका इकोनॉमिक रिसोर्स जनरेट हो गया, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप गए मार्केट में, आपने जाके परचेज किया एसेट, ठीक है, कोई भी चले, मैंने कहा गाड़ी परचेज कर ली आपने, उसको पेमेंट की, गाड़ी आपने परचेज कर ली, राइट। अब देखें गाड़ी क्या है, डेफिनेटली आपका एसेट है, राइट है आपका, ठीक है। हम कह रहे हैं कि वो पोटेंशियल है उसमें टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जी, अब आप कहेंगे सर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो कैसे हमें प्रोड्यूस करके देगी। देखिए डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि अगर आपने डायरेक्टली तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं प्रोड्यूस करेगी, लेकिन इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगी इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोड्यूस करने में। जी जी, एम्प्लॉइज को मैं कहता हूँ चलें जी, डायरेक्टर है, डायरेक्टर को आपने वो गाड़ी दी हुई है, ठीक है, इनडायरेक्टली अब जाहिर है डायरेक्टर या उसकी गाड़ी तो अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं प्रोड्यूस कर रही ना। हाँ सॉरी, डायरेक्टर की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली वो जरूर प्रोड्यूस कर रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कैसे प्रोड्यूस कर रहा है जी, डेफिनेटली वो मैनेजमेंट का, वो बोर्ड का हिस्सा है, ठीक है, तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वो हेल्प कर रही है इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोड्यूस करने के लिए। क्या ख्याल है, यस और नो? ठीक है। तो अब जो पास्ट इवेंट हुआ, पास्ट इवेंट क्या हुआ, ये जो ट्रांजैक्शन जो हमने परचेज की गाड़ी, ये ट्रांजैक्शन अब पास्ट इवेंट हो गई, ठीक है, भले आपने 2 मिनट पहले ही क्यों नहीं परचेज की, भले 2 मिनट पहले ही क्यों नहीं परचेज की, पास्ट हो गई ना, पास्ट हो गई, टाइम गुजर गया, 2 मिनट पहले की बात थी, ठीक है, तो क्या हो गया, वो अब आपका एसेट हो गया, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक कोई मसला परेशानी? जी हाँ जी, सही है। अब आगे चल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है, समटाइम्स आपको एग्जाम में वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन दे देगा, ठीक है। ऐसा आपको इकोनॉमिक रिसोर्स बता देगा जिसके ऊपर एम्प्लॉय का कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपने बड़े गौर से जरा देखना है, ठीक है। एम्प्लॉय का उसके ऊपर जी जी प्लीज। सर पूछना था, सपोज जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो है ओनर है वो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्ट में, जी जी। कैपिटल आता है हम्म बिजनेस में, हम्म वो पास्ट इवेंट कैसे बना, सपोज वो कैश उसने बिजनेस में लेके आए, हम्म। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री होती है वो कैश टू कैपिटल है, हाँ जी ऐसे ही। बिजनेस अब स्टार्ट कर रहे हैं, हम्म। तो उसकी जो पास्ट इवेंट कैसे बन जाती है उसमें, देखिए पास्ट कैश इवेंट ना, की। वो ट्रांजैक्शन पास्ट हो गई, कैश आ गया, भले मैं कहता हूँ 1 मिनट पहले ही क्यों नहीं ट्रांजैक्शन हुई, 1 मिनट पहले ही क्यों नहीं हुई, पास्ट हो गई, ठीक है, टाइम गुजर गया, ठीक है, पैसा आ गया, ठीक है, हो गया, पास्ट हो गया। पास से जरूरी नहीं है कि वो पास से मुराद आपकी 1 साल पहले की हो या 2 साल पहले की हो, चंद लम्हे पहले ही क्यों नहीं ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, चंद सेकंड्स पहले ही क्यों नहीं हुआ, वो ट्रांजैक्शन का होना जरूरी है। जी जाहिर है, जाहिर है, ठीक है, पास्ट इवेंट है ना, ठीक है। और वो ट्रांजैक्शन देखिए डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है ना, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो आपके पास पैसा आया तो तभी वो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, या आपने पैसा पे जी किया, ठीक है। ट्रांजैक्शन समटाइम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी तो होती है ना, क्या जी ख्याल जी है, होती है नहीं होती जी, जी जी तो जाहिर है, ठीक है, वो भी आप फिर अकाउंट फॉर करते हैं, ठीक है, सही है जी। जी हमने सिर्फ ये देखना है पास्ट इवेंट होना चाहिए, और वो इवेंट कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है, भले वो फिर आपकी कैश ट्रांजैक्शन हो या नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो, राइट, ठीक है, जी सही है जी। अच्छा जी, आगे चल लें, ये क्लियर हो गया जी, हाँ जी 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 जी। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज पे, ठीक है। अब जब लायबिलिटीज की बात करेंगे, इसको भी जरा थोड़ा सा देख लें, वहां पे एसेट्स के केस में हमने बात की थी प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स की, राइट। लायबिलिटी के केस में अब जरा अगर आप देखें तो यहाँ पर बात होगी जी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है जी। तो हाँ सॉरी, आगे बात चलेगी, मैं आपको जरा बात बताने वाला था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी। वो समटाइम्स एग्जाम में ऐसा करेगा, आपको कोई ऐसी चीज दे देगा जिसके ऊपर एंटिटी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, और आप कहेंगे कि जी ये एसेट है, ठीक है, तो वहां पे आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बताना है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, ऑर्गेनाइजेशन का इस एलिमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको एसेट में कैटेगराइज नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपने देखनी है, ठीक है। अच्छा जी, आए जी अब आगे चल लेते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे लायबिलिटी की, तो हमने अगर एसेट में बात किया करंट इकोनॉमिक रिसोर्स की, तो यहाँ पे बात होगी करंट ऑब्लिगेशन की, ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की, ठीक है, ऑफ द एंटिटी, ठीक है। अच्छा, वो क्या ऑब्लिगेशन है जी, टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जी, हम ऊपर देख के इकोनॉमिक रिसोर्स पढ़ के आए ना, ठीक है जी। कोई भी ऐसी जी चीज जिसमें पोटेंशियल है टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है,
उस राइट को अगर हम लोग ट्रांसफर कर दें, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर भी जो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जनरेट होगी वो जनरेट होगी एज ए पास्ट इवेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ आपने परचेजेस की, ठीक है, पेबल क्रिएट कर दिया, लायबिलिटी हो गई, ऑब्लिगेशन हो गई, तो वो जो आपने जो परचेज की वो पास्ट इवेंट हो गई ना, ठीक है। वो जो जी परचेजेस है वो पास्ट इवेंट हो गई, ठीक है। वो जो आपने ट्रांजेक्शन की वो पास्ट इवेंट हो गई, ठीक है। तो जाहिर है मैं कहता हूँ कहीं एम्प्लॉय के साथ किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया, एम्प्लॉय चला गया कोर्ट में, ठीक है, और डेफिनेटली अब आपको क्या हुआ, अब आपको पैसे पे करने पड़ गए एम्प्लॉय को, ठीक है। तो अब है क्या, है तो पास्ट इवेंट ना, जो डिस्प्यूट है वो पास्ट इवेंट में आ गया, क्या ख्याल जी है, यस और नो, जी ठीक है, वो डिस्प्यूट जी आपका पास्ट इवेंट बन गया, ठीक है जी। अब देखें ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स तो होगा ना, ठीक है, जब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने परचेजेस की हैं तब भी ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स होगा, आपको कैश पे करना पड़ेगा, ठीक है, कैश की फॉर्म में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जी अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय अगर जीत जाता है केस, ठीक है, या अगर आपको प्रोविजनल एक्सपेंस भी, चलो वट एवर प्रोविजन भी क्रिएट करनी पड़ती है, तो भी उस केस में जाहिर है आपको आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, क्या ख्याल है, यस और नो, हाँ जी जी, ऐसे जी जी जी। अच्छा जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट इसके ऊपर ना थोड़ा सा उसने एग्जांपल दी है, इसको जरा अंडरस्टैंड भी करेंगे, लीजेस की एग्जांपल है, लेकिन उससे पहले एक चीज और भी देख लें। An essential characteristic of liability is that the entity has an obligation. अच्छा अब ऑब्लिगेशन भी जरा समझें। An obligation is a duty or responsibility that the entity has no practical ability to avoid, ठीक है जी। ये आपकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड नहीं कर सकती, उसको ये सेटल करनी है, किसी ना किसी सूरत करनी है, बात समझ आ रही है, अवॉइड नहीं हो जी सकती, ठीक है जी। जी तो वो क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी ऑब्लिगेशन, राइट, सही है जी। जी अच्छा जी, लीजेस का एक केस है, इसको जरा देख लें। इसमें डेफिनेटली आपको पता है जब हम लोग लीज की ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, लीज की ट्रांजैक्शन का आपको आइडिया होगा होता क्या है जी। हम डेफिनेटली फॉर एग्जांपल बैंक में चले गए, किसी लीजिंग कंपनी के पास चले गए, गाड़ी लीज कराई, तो समटाइम्स डाउन पेमेंट भी देनी पड़ती है, समटाइम्स नहीं होती, वट एवर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है। 5 सालों पे आपने गाड़ी लीज करवा ली, और 5 सालों पे जब आपने गाड़ी लीज करवाई, तो अब आपको क्या है, 5 सालों में अब आपको उस लीज की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, ठीक है, जी सही है जी। तो अब उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर इस एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि लायबिलिटी का कंपोनेंट और एसेट का कंपोनेंट, उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारा राइट एस्टेब्लिश कर रही है, हमारा कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रही है उसके ऊपर, और वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से वहां पर हमारी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, राइट, सही है। जी अच्छा लीजेस को जो स्टैंडर्ड डील करता है दैट इज IFRS 16, ठीक है, पहले इसके ऊपर स्टैंडर्ड हुआ करता था IAS 17, ठीक है, पुरानी बात है, आज से 4-5 साल पहले, ठीक है। जब हमने पढ़ा था हमने भी IAS 17 ही पढ़ा था 2014-15 में, अब तो अपडेट हो गया, ठीक है। मुझे याद है IFRS 16 और 15 ये तकरीबन साथ साथ इंट्रोड्यूस हुए थे। 15 आपका रेवेन्यू को डील करता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन को, ठीक है, IFRS 15। तो इसी तरह IFRS 15 से पहले जो रेवेन्यू के स्टैंडर्ड्स थे वो स्टैंडर्ड था आपका IAS 18 और IAS 11 था रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, और IAS 18 था आपका जनरल गाइडेंस थी रेवेन्यू के ऊपर, तो वो फिर अब उन्होंने उसमें जस्ट एक नया स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया IFRS 15। हम देखेंगे अब क्यों इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत हुई, क्यों महसूस हुआ, क्योंकि फ्लॉज होते हैं स्टैंडर्ड्स में। जरूरी नहीं है हम यहाँ पे जितनी चीजें पढ़ रहे होंगे ये सारी परफेक्ट होंगी, जी स्टैंडर्ड्स में फ्लॉज होंगे, और हम उन्हें डिस्कस करेंगे कि इस स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर कोई एक स्टैंडर्ड पढ़ जी रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, राइट, सही जी। जी तो बहरहाल अभी बात करें IFI, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपको स्टैंडर्ड्स बाय नेम और बाय नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। और जी जिस तरह अब हम लोग फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क के भी चैप्टर्स आपको, ठीक है, उनका याद होना चाहिए कौन सा चैप्टर है, आपको इनके रेफरेंसेस कोट करने होंगे एग्जाम में, ठीक है, टू ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। तो आपको, हाँ, तो रेफरेंस भी कोट करना है, और डेफिनेटली रेफरेंस पर आप तभी कोट कर पाएंगे जब आपकी उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। अच्छा है जी जी, जरा
IFRS 16 पे बात करते हैं। लीजेस रिक्वायर्स ए लेसी टू अच्छा, अब लेसी कौन है जी? जो लीज कराने वाला है, ठीक है, जिसने गाड़ी लीज कराई, राइट? कस्टमर जो है बैंक का, ठीक है, आप या मैं, ठीक है, मैं गया या आप गए, ठीक है, गाड़ी लीज करवाने, तो हम क्या हो गए? हम लेसी हो गए, राइट? जी अच्छा, जो जिससे लीज करवाई जा रही है उसको लेसर का नाम दिया जाता है, ठीक है, उसको लेसर बोला जाता है। आपके कोर्स में आपके कोर्स में जो उसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है, लीजिंग की जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो लेसी के पर्सपेक्टिव में भी, लेसर के भी पर्सपेक्टिव में आपको पता होनी चाहिए। लेसी के पर्सपेक्टिव में नॉर्मली जो लीजिंग की अकाउंटिंग है वो स्टूडेंट्स इससे पिछला जो पेपर होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वहां पे पढ़ लेते हैं, ठीक है, वहां पे पढ़ के आते हैं, ठीक है, जो लेसी के पर्सपेक्टिव में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ऑफ लीज। यहाँ पर जी जब आप आते हैं तो एग्जामिनर इज गोइंग टू अज्यूम कि जी आपको लेसर और लेसी, क्योंकि लेसर तो एक नई चीज है जो आप यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट, नई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, लेसर के पर्सपेक्टिव जी में। लेकिन लेसी के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि वो पिछले पेपर में टेस्ट हो चुकी हुई है, पिछले एग्जाम में आ चुकी हुई है, ठीक है, आप पढ़ के आ गए, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, तो इसका मतलब ये है कि अब वो भी इक्वली एप्लीकेबल है। अगर एग्जामिनर अगर आपसे लेसी की ट्रीटमेंट पूछ ले या लेसी की ट्रीटमेंट पे डिस्कशन मांग ले, तो फिर जी हम एग्जामिनर को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी, सही है। तो यहाँ पे जो अब एग्जाम्पल है वो लेसी के पर्सपेक्टिव में, सो लुक एट हियर, requires a lessee to recognize a right of use asset। जी, देखें, पहली चीज तो मुझे बताएं, जब गाड़ी लीज करवाते हैं आप, गाड़ी लीज जी करवाते हैं, ठीक है, तो मुझे बताएं क्या गाड़ी की ओनरशिप आपको ट्रांसफर होती है? जी, नहीं नहीं होती, ठीक है। ओनरशिप जी लेकिन अगर हम लोग उसको डायरेक्टली अपना एसेट रिकॉर्ड कर लें, जो पहले होता था, पहले क्या होता था, पहले राइट टू यूज को हम लोग नहीं रिकॉर्ड करते थे। जी हमारा, हाँ, पहले जो ट्रीटमेंट था पिछले स्टैंडर्ड में, वो क्या करता था, वो डायरेक्टली उसको एसेट रिकॉर्ड करवाता था। वो कहता था गाड़ी है, कहता है गाड़ी को एसेट रिकॉर्ड करो। लेकिन उसने जब IFRS 16 इंट्रोड्यूस करवाया तो उसने कहा नहीं, ये अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं है कि हम लोग गाड़ी को एसेट रिकॉर्ड करें, नहीं, ये बात गलत है। उसने कहा गाड़ी को आप एसेट नहीं रिकॉर्ड करो, आप रिकॉर्ड करो एसेट राइट टू यूज को, ठीक है, राइट ऑफ जी यूज जो है वो एसेट बनेगा, गाड़ी एसेट नहीं है, ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक है, सही है जी जी। जी जी, ओके जी। राइट ऑफ यूज एसेट फॉर ईच लीज दे एंटर इनटू, ठीक है, विद लिमिटेड एक्सेप्शन। ये जब हम लोग अब IFRS 16 पढ़ेंगे ना, तो वहां पर जी हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स और पढ़ेंगे लीजिंग की, ठीक है, एक पढ़ेंगे हम लोग शॉर्ट टर्म लीजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो विद इन 12 जी मंथ्स फॉल करती है। तो ऐसी लीज जो जी अगर विद इन 12 मंथ्स फॉल कर रही है तो उसमें ये ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसमें हम लोग ड्यूरिंग द पीरियड में ही उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे, ठीक है, सही है जी। जी हाँ जी, पहले तो दो एक सेपरेट सेपरेट होते थे कॉन्सेप्ट, एक ऑपरेटिंग लीज का और एक फाइनेंस लीज का, ठीक है। तो अब जी कोई वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऑपरेटिंग लीज होगी और फाइनेंस लीज, अब एक ही लीज है, ठीक है, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ना फाइनेंस और ना ऑपरेटिंग लीज, एक ही लीज है, ठीक है। तो जी उसमें उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि छोटी अमाउंट्स, ठीक है, छोटी अमाउंट्स या अगर शॉर्टर पीरियड के लिए है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये IFRS 16 हम अप्लाई नहीं करते, ठीक है, उसको हम लोग एक्सपेंस आउट कर देते हैं, राइट जी। तो जी इसीलिए उसने यहाँ पे बताया विद लिमिटेड एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस वो हैं जो मैंने बताया, वो शॉर्टर लाइफ स्पैन पे है, विद इन 12 मंथ्स फॉल कर रही है, या बड़ी छोटी अमाउंट की लीज है, ठीक है, तो वो उसमें फॉल करेगी, राइट, वो एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो जी उसमें हम लोग राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे जब फॉर एग्जाम्पल 5 साल के लिए गाड़ी है तो डेफिनेटली एक टाइम पीरियड वो ज्यादा हो गया, मोर देन 12 मंथ्स का है। दूसरा क्या है कि दूसरा इसकी अमाउंट ज्यादा है, राइट। तो हम लोग क्या जी रिकॉर्ड करते हैं, राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करते हैं, और राइट ऑफ यूज एसेट इज कंसिस्टेंट विद द डेफिनेशन ऑफ एन एसेट इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। अब देखिए, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, हम क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में, हम कह रहे हैं जी जी प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है, यही बात की ना। और इकोनॉमिक रिसोर्स को हम लोगों ने क्या कहा कि ऐसा राइट, जी ठीक है, जिसमें पोटेंशियल हो टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है जी, तो वो क्या कहलाएगा, जी वो हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स कहलाएगा, राइट जी। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, जी अब एसेट के केस में जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, अब गाड़ी, जाहिर है, गाड़ी गाड़ी के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, गाड़ी को यूज करने के ऊपर कंट्रोल है, क्या ख्याल है, मैं ठीक कह रहा हूँ जी, जी सही है।
क्योंकि गाड़ी जी। की ओनरशिप बैंक के पास है ना। गाड़ी की ओनरशिप तो आपको तब मिलेगी जब लीजिंग पूरी हो जाएगी, ठीक है, जब लीज टर्म पूरी जी। होगी। तो याद रखिए, अब जो उसको इस्तेमाल करने का हक है वो आपके पास है, ठीक है, लेकिन गाड़ी के ऊपर राइट आपका नहीं है, राइट। इसलिए वो कहता है गाड़ी नहीं, कहता है गाड़ी नहीं है आपका एसेट, ठीक है। अच्छा, जी। एज ए रिजल्ट ऑफ एंटरिंग इनटू द लीज एग्रीमेंट, ठीक है, अब आपने जब लीज एग्रीमेंट किया, अब वो क्या हो गया, वो पास्ट इवेंट हो गया। तो हमने ये पढ़ा ना, इकोनॉमिक रिसोर्स हो जो कि कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी हो, ठीक है, जनरेटेड इन रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, राइट। तो अब यहाँ पे जी। पास्ट इवेंट आपका लीज एग्रीमेंट, द लेसी कैन डायरेक्ट द यूज ऑफ द लीज्ड एसेट, ठीक है जी। जो यूज ऑफ एसेट है, लेसी के पास उसका कंट्रोल है, राइट, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, राइट। यहाँ पे बात जी। समझ आ गई। जी। इसी तरह अब अगर लायबिलिटी की बात करेंगे तो लायबिलिटी को भी जरा देखें। देखें, लायबिलिटी में भी उसने प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की बात की है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की, राइट। आए जरा, जी। IFRS 16 also requires the recognition of a lease liability, ठीक है, तो equivalent to the present value of future lease payments, हाँ जी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन सीखेंगे जब IFRS 16 पे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, वो जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की बात करें ना, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में फिर हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू लेनी चाहिए ना, क्या ख्याल है। आपको पता जी। है पैसे की वर्थ चेंज होती है, वैल्यू ऑफ मनी चेंज होती है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। जी। अगर आप आप अगर अपने बड़ों से सुनते होंगे तो वो कहते होंगे, देखिए हम तो 1 रुपए में पूरा महीना हमारा चलता था। अब यहाँ पर जी। 1 रुपया किसी मांगने वाले को दो ना, तो वो भी अपनी तौहीन समझता है, ठीक है। तो ये तो जी। क्या है कि पैसे की वर्थ, रुपए की वर्थ गिर गई ना, वैल्यू ऑफ मनी डाउन हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, जी। ठीक है, सही है। अच्छा, तो अब उसमें डेफिनेटली अब जो 5 साल बाद जो हमने पेमेंट करनी है, जाहिर है उसकी आज आज जो उसकी वैल्यू है उसमें और 5 साल बाद वाली वैल्यू में फर्क होगा ना, क्या ख्याल है, यस और जी। 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 तो ये हम लोग आगे चल के इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे इनकी, कि प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं कैश फ्लो को और फ्यूचर वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, जी। इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स, जो फ्यूचर की लीज पेमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपने जी एनुअल लीज पेमेंट है आपकी, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि चले 4 लाख की पेमेंट आपने करनी है लास्ट ईयर में, ठीक है, 5वें साल में जाकर आपने 4 लाख की पेमेंट करनी है। तो वो जो 4 लाख जी। होगा ना, और आज अब अगर अगर आपकी स्टार्ट हो रही है लीज टर्म, अगर आज स्टार्ट हो रही है, तो आप पहले उस 4 लाख को आज की वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे कि आज उसकी वैल्यू क्या है। बात समझा रही, ठीक है। अच्छा, और उसको जी। हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, वो प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर लीज पेमेंट, राइट। ओके जी, द जी। लीज लायबिलिटी मीट्स द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी जी। और वो हमने क्या कहा, हमने कहा हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, यही बात की। तो देखिए, जी। लीज लेसी हैज ए रिस्पांसिबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी तो है ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है ना, उसने पैसे देने हैं, ठीक है जी। जी। एज ए रिजल्ट ऑफ एंटरिंग इनटू द लीज एग्रीमेंट, जिसको हमने पास्ट इवेंट का नाम दिया, पास्ट इवेंट था, ठीक है, जिसके अगेंस्ट उसके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई, ठीक है। और ऑब्लिगेशन क्या क्रिएट हुई, टू ट्रांसफर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जी। और किस तरह के इकोनॉमिक बेनिफिट जी, टू पे द लीज रेंटल्स एज दे बिकम ड्यू, जैसे ही वो ड्यू होंगे वो लीज रेंटल उसको पे करना पड़ेगा, राइट जी, सही है। जी। यहाँ तक कोई मसला परेशानी इजाज जी, कंफ्यूजन जी। नहीं सर। अच्छा, देखिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स क्या होगी, इक्विटी होगी, ठीक है। इसको नेट एसेट्स का भी नाम दिया जाता है। एग्जाम में अगर समटाइम्स अगर पढ़ती हुई कहीं पर नेट एसेट्स का वो वर्ड यूज करे, तो नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, इसको क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स। टोटल एसेट्स जी। आपके तो टोटल एसेट्स हैं, लेकिन जब आप उनमें से लायबिलिटीज का इंपैक्ट निकाल देते हैं तो फिर क्या कहलाते हैं, वो नेट एसेट्स कहलाते हैं, राइट। और नेट एसेट्स और इक्विटी ये दोनों आपके बराबर होते हैं, राइट। यहां तक बात समझ आ गई जी। जी। ओके जी, अब आ जाते हैं हम लोग इनकम और एक्सपेंसेस में, ठीक है। इसको जरा समझेंगे जी। असल में जो मेजर जो चीज समझने वाली थी वो तो आपकी एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन थी, ठीक है। ये चीजें, ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने इसको भी रिलेट करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी। जरा इसको अगर आप समझेंगे तो इनकम और एक्सपेंसेस की डेफिनेशन को बेसिकली ये आपके एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है, उनके साथ जोड़ रहा है, इन डेफिनेशंस को लिंक कर रहा है, ठीक है। तो इट सेल्फ इनकम और एक्सपेंसेस की कोई ऐसी कोई खास वो डेफिनेशन नहीं है, जिस तरह से हम लोगों ने बात की एसेट और लायबिलिटी के ऊपर, राइट। बात समझ आ गई।
तो आइए जी जी जरा चल के देखते हैं, इनकम की पहले डेफिनेशन देखें। क्या कहते हैं इनकम? कहते हैं इनकम क्या है जी? इंक्रीज इन एसेट है, इंक्रीज इन एसेट है और डिक्रीजेज इन लायबिलिटीज। या तो आपका एसेट इंक्रीज हो रहा हो या आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, दैट रिजल्ट इन इंक्रीजेज इन इक्विटी। अच्छा यहाँ पे जरा रुक जाएं आप, ठीक है, यहाँ पे रुक जाएं, ठीक है, दिस वन। अब इसकी इस जो स्टेटमेंट है इसको प्रूफ करते हैं। लुक एट हियर, हम क्या कहते हैं, जी एसेट्स। मैं अब अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में लायबिलिटी को इस तरफ को ले आऊं तो हम लोग लायबिलिटीज के साथ नेगेटिव नेगेटिव साइन पुट कर सकते हैं जी, जी इक्वल्स टू इक्विटी, ठीक है जी। क्या कह रहे जी? अब देखें, इंक्रीज इन एसेट, ठीक है, या फिर डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंक्रीजेज इन इक्विटी। देखिए आपकी इक्विटी कब इंक्रीज करेगी? आपकी इक्विटी तभी इंक्रीज करेगी ना जब आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे। क्या ख्याल है, यस और नो? जी 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 या फिर क्या होगा, जो आपकी नेगेटिव वैल्यू है मतलब लायबिलिटीज ये रिड्यूस करेंगी। क्या ख्याल है, मैं ठीक कह रहा जी हूँ? जी तो इन दोनों में से जो भी इंपैक्ट आएगा उसका इंपैक्ट क्या आएगा, वो इक्विटी को इंक्रीज करवाएगा, राइट, ठीक है। जी तो जी ये बात उसने यहाँ पर लिखी है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे चलें, कहता है अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इक्विटी क्लेम्स, ठीक है जी। आपकी इक्विटी तो इंक्रीज हुई, लेकिन अगर इंक्रीज हुई वो फर्दर न्यू कैपिटल इंजेक्ट करने से आपकी इक्विटी इंक्रीज हुई तो वो इनकम में नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने जी नया कैपिटल इंजेक्ट किया और आपकी इक्विटी इंक्रीज हो गई तो वो इनकम नहीं कहलाएगी। इनकम तब होगी जब आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे या लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी इक्विटी इंक्रीज होगी। अब आप कहेंगे सर कैपिटल इंजेक्ट करने से भी तो एसेट इंक्रीज होगा ना। जी होगा, लेकिन उसने इसको एक्सेप्शन में डाल दिया, इसको एक्सेप्शन में डाल दिया, ठीक है, कि अगर आप कैपिटल इंजेक्ट करेंगे और कैपिटल इंजेक्शन की वजह से अगर आपका एसेट इंक्रीज हुआ और आपकी इक्विटी इंक्रीज हो गई तो वो इनकम नहीं कहलाएगी, ठीक है। बात समझ आ गई, जी यस और नो, ठीक है। जी जी अच्छा, एक्सपेंसेस का ना इसने बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट डेफिनेशन। अगर आपके एसेट्स डिक्रीज हो जाएं या लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएं और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, इक्विटी गिरेगी, ठीक है। तो वो जो इक्विटी का गिरना है वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। किस वजह से जी? ड्यू टू डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ये बात समझ आ गई, यस और नो? जी हाँ भाई। जी जी लेकिन इसमें अब इसने एक और जिस तरह ऊपर वाली डेफिनेशन में इसने एक एक्सेप्शन दी, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन दे। वो एक्सेप्शन इसने दी डिविडेंड्स की, डिस्ट्रीब्यूशन टू होल्डर्स ऑफ इक्विटी क्लेम्स। अगर आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दे रहे हैं तो वो क्या है, वो आपका एक्सपेंस नहीं। बात समझ आ गई? अब जी आप कहेंगे सर जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो जाहिर है तब भी हमारे एसेट तब भी डिक्रीज होंगे। जी डिक्रीज होंगे, लेकिन वो इसकी एक्सेप्शन दे रहा है। वो कह रहा है अगर इस तरह से अगर आपके एसेट्स डिक्रीज होते हैं और अल्टीमेटली आपकी इक्विटी डिक्रीज होती है तो वो फिर आपका एक्सपेंस नहीं, ठीक है, सही है जी, ये बात समझ आ जी गई? जी जी। जी अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं कि अगर हमारी इनकम है, फॉर एग्जांपल देखें अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, हम जी गुड्स जी सेल कर रहे हैं तो देखें अल्टीमेटली क्या हो रहा है जी। गुड्स की कॉस्ट है 100 की, आपने सेल कर दिया इनको, सेल्स वैल्यू 120। तो देखें आपकी बुक्स में ये गुड्स कितने की आ रही थी, 100 की जी, जी यस और नो? तो इसका जी मतलब है आपके एसेट्स पहले 100 पे खड़े थे, लेकिन जब जी आपने ये गुड्स सेल की ना तो सेल हुई ये 120 की। तो देखें अब 20 का इंक्रीज आया ना आपके एसेट्स में जी। जी या तो आपको कैश आया होगा या आपके रिसीवेबल जनरेट हुए होंगे, ठीक है। जी तो जाहिर है वो 20 से आपके एसेट्स इंक्रीज हुई होंगे, और जब 20 जी से आपके एसेट्स इंक्रीज हुए तो अल्टीमेटली आपकी इक्विटी इंक्रीज हुई होगी। मैं ठीक कह रहा हूँ जी, जी सही। जी जी अच्छा, इसी तरह आप बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। आपने की परचेजिंग, ठीक है, आपने क्या की, आपने परचेजिंग की, राइट जी। जी। तो जाहिर है जब अब आप परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो परचेज करते हुए अब होगा क्या, डेफिनेटली अब आपके पास से कैश का आउटफ्लो होगा जी। क्या ख्याल है जी जी? ऐसा ही है, जी जी या तो कैश का आउटफ्लो होगा या फिर लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? जी जी जी। जी तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही है जी जी, सही है जी। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको जी एक्सपेंसेस का नाम दे रहे हैं, ठीक है जी। फॉर जी एग्जांपल आपने, मैं कहता हूँ कि आपने
चलें जी, कोई ट्रैवल करना था कहीं पे, ठीक है, कोई ट्रैवलिंग के लिए आपने पे कर दिया, राइट जी, सही है। तो अब देखें, जी जब आपने ट्रैवलिंग के लिए पे किया है, वो ट्रैवल करना क्या है, आपके एंड से पेमेंट गई ना, कैश आउट हो गया, आपके एसेट डिक्रीज हो गया, राइट, ठीक है। तो जी जाहिर है अल्टीमेटली आपकी इक्विटी डिक्रीज हुई, और वो क्या है, वो एक्सपेंस है, राइट। यहाँ तक कोई जी मसला परेशानी जी, कोई कंफ्यूजन? जी सर। 4 चैप्टर्स पे हम लोगों ने बात की है, ठीक है। कौन कौन से 4 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के जी? हमने पढ़ा जी जी जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। हमने उसके बाद सेकंड चैप्टर में बात की थी जी एलिमेंट्स, और एलिमेंट से पहले जो हम लोगों ने भी थर्ड चैप्टर आपको मैंने लास्ट कंप्लीट करवाया था, दैट वाज विद क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। जी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। तो जी जी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम लोगों ने बात की थी, दिस वन, जिसमें हम लोगों ने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की थी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। ये जस्ट आपको एक मतलब रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, सही है जी। जब हम लोगों ने जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था ना, तो इसमें हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो हम लोगों ने प्राइमरी यूजर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, राइट, ठीक है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। जब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम लोगों ने बात की थी, जिसमें हम लोगों ने बात की थी, इफ यू रिमेंबर, रेलेवेंस के ऊपर, ठीक है, हम लोगों ने बात की थी फेथफुल प्रेजेंटेशन के ऊपर, राइट जी, ऐसा ही था जी 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 जी। जी और हम लोगों ने क्या कहा था, ये वाली जो दो क्वालिटीज हैं, ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी। कौन सी हैं जी? जी फंडामेंटल। थर्ड वन पे हम लोगों ने कहा था एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फर्दर 4, जिसमें हम लोगों ने बात की थी अंडरस्टैंडेबिलिटी की जी, ठीक है जी। हमने बात की थी टाइमली की, हम लोगों ने बात की थी कंप्यूटेबिलिटी की, ऐसे ही नहीं? जी अच्छा, एंड द लास्ट वन इज जी 3 4 5 6, ठीक है जी। इसके अलावा एक हम लोगों ने बात की थी इस पे कंप्लीटनेस के ऊपर, सॉरी, बल्कि कंप्लीटनेस फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के फर्दर हमने 3 फीचर्स और भी पढ़े थे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि कंप्लीट होनी चाहिए जी, वेरिएबिलिटी जी वेरिएबिलिटी समझ नहीं आई। वेरिएबिलिटी वेरी वेरी वी नहीं ई आर आई ए बी आई एल आई टी वेरिएबिलिटी। नहीं नहीं, वो नहीं, वो इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। अच्छा, न्यूट्रल हमने कहा था, और फ्री फ्रॉम एरर हम लोगों ने कहा था, राइट, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई थी हमारी 3 एलिमेंट्स कि अगर आपकी फेथफुल प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन, तो उसके ये 3 एलिमेंट्स, 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए थे, ठीक है। और जो